महादेवी वर्मा का गुंगिया रेखा चित्र एक प्रभावशाली और संवेदनशील रचना है जिसमें उन्होंने एक गूंगी स्त्री के जीवन के संघर्षों और भावनाओं को बहुत ही संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। गूंगिया के चरित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा ने समाज की विकलांग व्यक्तियों के प्रति असंवेदनशीलता पर व्यंग्य किया है और उनके प्रति समाज को संवेदनशीलता सिखाने का प्रयास किया है। महादेवी वर्मा की सरल और सुंदर भाषा शैली ने गूंगिया के चरित्र को जीवंत बना दिया है, जिससे पाठकों को लगता है कि वे गूंगिया के जीवन का हिस्सा हैं। आइए सुनिए महादेवी वर्मा की रचना गूंगिया। मैंने स्वयं चाहे कम पत्र लिखे हों, पर दूसरों के प्रति पत्र लेखन मेरा कर्तव्य सा बन गया है। क्या अपना देहात और क्या पहाड़ी ग्राम, सब जगह मेरी स्थिति अर्जी नवीस जैसी हो जाती है। कहीं कोई दुखिनी माँ दूर देश भाग जाने वाले पुत्र को वात्सल्य भरा उद्गार लिख भेजने के लिए विकल है। कहीं कोई ससुराल की बंदनी बहू भाई को सावन में आने की स्मृति दिलाने के लिए आतुर है। कभी कोई एकाकी निगृहिणी दूर देश में नई गृहस्थी बसा लेने वाले सहधर्मी के पास कुशल क्षेम भर लिख भेजने का अनुरोध पहुंचाना चाहती है। कभी कोई रोगी अपनी सहोदरता की दुहाई देकर नगरस्थ मजदूर सहोदर को रुपया भेजने के लिए विवश करने की इच्छा रखता है। कहीं कोई चाचा रक्त संबंध के आधार पर भतीजे से बैल खरीदने में सहायता मांगता है। कहीं कोई बहनोई विवाह संबंध का उल्लेख कर साले से रहन रखे खेत छुड़ा लेने का अनुरोध करता है। इस प्रकार पत्र प्रेषकों के वर्ग में सीमातीत विविधता है। पत्र के विषय इतने भिन्न रहते हैं कि कोई पत्र लेखन कला का विशेषज्ञ भी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। फिर मेरी तो इस कला में उतनी भी गति नहीं जितनी काव्य में एक तुक्कड़ की होती है। पत्र लेखन कला में मेरी घोर अपटुता के साथ जब पत्र प्रेषकों की दुर्बोधता भी मिल जाती है, तब तो ये कार्य और भी कठिन हो उठता है। वे सब एक साथ इतना कह चलते हैं कि न वाक्यों में संगति रहती है, न भाव में स्पष्टता। रोकने टोकने पर वे समझते हैं कि लिखने वाले में क्षमता नहीं, अतः पत्र का कोई परिणाम ना निकलेगा। उनकी अटपटी भाषा और उलझे वाक्यों में खोए इतिवृत्त को क्रमबद्ध करना, उनके अस्पष्ट और मिश्रित भावों के साथ उनकी संगति बिठाना और उन्हें पत्र का जामा पहनाना सहज नहीं है। इतिवृत्त को आधुनिक शैली के अनुसार पत्र की रूपरेखा देना भी कठिन है, क्योंकि पत्र लेखन के संबंध में वे ग्रामीण परंपरा के विशेषज्ञ ही नहीं, उसके कट्टर अनुयायी भी हैं। प्रत्येक पत्र के ऊपर चाहे श्री गणेशाय नमः लिखा जाए, चाहे श्री राम, पर इस प्रस्तावना के बिना पत्र पत्रता नहीं प्राप्त कर सकता। जिन्हें उद्देश्य करके पत्र लिखा जाता है, वे चाहे दीनता में अतुलनीय हों, चाहे कुरूपता में अनुपम, पर वे सब सिद्ध श्री सर्व उपमा योग्य कहकर ही संबोधित किए जा सकते हैं। पत्र के विषय भी लेखक को कम उलझन में नहीं डालते, क्योंकि कथा का एक सूत्र पकड़ते ही अनेक सूत्र हाथ में आ जाते हैं। पत्र प्रेषक न जाने कितनी अंत कथाओं के साथ अपनी कथा कहना चाहता है। इतना ही नहीं, कथा की अबोध गति से घटनाओं के क्रम का कोई संबंध नहीं रहता, पर अंत कथाएं मुख्य वृत्त से अवंचित संबंध में बंधी रहती हैं। किसी को किसी संबंधी से रुपया चाहिए, इस एक बात को वह आप बीती अनेक घटनाओं के साथ ही कह सकता है और जमींदार महाजन से लेकर गुरहु मगरू पासी तक सबको अपनी विपन्न अवस्था का गवाह बनाकर ही संतोष पा सकता है। ऐसे पत्र प्रेषक अनेक अतीत घटनाओं का इतना सजीव विवरण देते चलते हैं कि बेचारा पत्र लेखक विस्मित हो उठता है। वे क्या लिखे और क्या ना लिखे, ये निर्णय उस पर नहीं छोड़ा जाता। वे कुछ गड़बड़ी कर भी दे तो अंत में वे पत्र सुनाने के लिए अनुनय विनय कर करके उसे और भी अधिक असमंजस में डाल देते हैं। जो कुछ वे लिखना चाहते हैं उसकी इतनी मौखिक आवृत्तियां हो चुकती हैं कि वे अपने वक्तव्य के उपेक्षणीय अंश का अभाव भी तुरंत जान लेते हैं। कागज में इसे लिखने का स्थान नहीं है, ये कहने पर भी छुटकारा मिलना कठिन है। लेखक के मुख पर अपनी अनुनय भरी दृष्टि स्थापित करके और किसी अक्षरहीन कोने में अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगली रखकर वे उन छुटे हुए विवरणों को लिख देने के लिए ऐसा करुण अनुरोध करेंगे जो टाला नहीं जा सकता। मार्जिन या कोनों को खाली छोड़ने के लिए संदेश का कोई अंश छोड़ देना उनकी दृष्टि में अनुचित है। समूचा कागज जब अक्षरों से लिप पुत जाता है, तब वे निरुपाय होकर लिखने का अनुरोध बंद करते हैं, इससे पहले नहीं।
लिखने वाले के हृदयगत भाव को समझ लेने की समस्या भी कम जटिल नहीं। एक भाव को हृदयगम करते ही भावों की बाढ़ आ घेरती है। साधारणतः वे ग्रामीण नागरिक बुद्धिजीवियों से अधिक भावुक होते हैं। इसी से संदेश का प्रत्येक अंश उनमें नवीन भाव उद्रेक का कारण बन जाता है। कथा के क्रम में कभी उनके हंसने का परिचय मिलता है, कभी क्रंदन का, कभी क्रोध पश्चाताप का, कभी ममता की तन्मयता का आभास रहता है, कभी उपेक्षा जनित गलाने का, कभी दार्शनिक वितरागता प्रकट होती है, कभी सांसारिक नीतिमत्ता। सारांश यह है कि घटना, काल, स्थान आदि के अनुसार भाव में परिवर्तन होता चलता है, पर लेखक उनकी ओर से लिखे हुए पत्र में किस भाव को प्रधानता दे ये जानना सहज नहीं। एक पिता अपने दूरदेशी पुत्र को उसकी कर्तव्यहीनता और उपेक्षा के लिए डांटना चाहता है। पत्र लेखक उसकी ओर से कठोर भर्त्सना के शब्द लिखते लिखते अचानक उन वाक्यों में आंसुओं का गीलापन अनुभव करेगा। फिर सिर उठाकर देखते ही उसके सामने कठोर न्यायाधीश जैसे व्यक्ति के स्थान में एक रोता हुआ भावुक और दीन पिता आ जाएगा। इन दोनों में कौन सत्य है यही बताना कठिन हो जाता है, पर फिर किसकी बात लिखी जाए ये जानना तो और भी दूर की बात है। लिखने के उपरांत अनेक बार मुझे पत्र फाड़कर फेंक देना पड़ता है, क्योंकि लिखाने वाला व्यक्ति अंत में वह नहीं रहता जो आरंभ में था। ऐसी दशा में वही भेज देना अन्याय ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से हानिकारक भी होता, क्योंकि पाने वाला उसके मन के भाव यथार्थ न समझ सकने के कारण भ्रांत धारणा बना लेता। पत्र प्रेषक के संबंध में सारी समस्याओं का समाधान कर लेने के उपरांत भी एक कठिनाई रह जाती है। एक व्यक्ति के पत्र में गांव भर कुछ न कुछ लिखाना चाहता है। किसी की ओर से पालागन लिखना है तो किसी की ओर से असीस, किसी की जयराम जी पहुंचना है तो किसी की भेंट अखबार। कोई पाती आधा मिलन है लिखवाकर अपने कवित्व का परिचय देना चाहता है, तो कोई हुई है सोई राम रचि राखा लिखवाकर दार्शनिकता का। कोई बछिया बेचने की सूचना दे देना आवश्यक समझता है, कोई भैंस खरीदने की। किसी के लिए खेत की बेदखली का संवाद भेजना अनिवार्य है तो किसी के लिए छप्पर गिर जाने का। कोई कुआं उगराने की कथा सुनाने को आकुल है, कोई पोखर सूखने की। ऐसा व्यक्ति खोजना कठिन होगा जो परिचित व्यक्ति को कुछ संदेश न भेजना चाहे, और छोटे ग्रामों में नागरिक जीवन का विच्छिन्नता जनिता परिचय संभव ही नहीं होता। इसी कारण सब एक दूसरे से विशेष परिचित ही मिलते हैं। यदि जिसे पत्र लिखा जाता है उससे विशेष परिचय नहीं तो पत्र लिखवाने वाले से तो रहता ही है। इसी नाते सब छोटे बड़े यथा योग्य लिखवाना नहीं भूलते। कोई काका से विशेष परिचित होने के कारण भतीजे को कर्तव्य विषयक उपदेश देने के लिए उत्सुक है। कोई भांजे से घनिष्ठता के कारण उसके मामा को प्रणाम लिखवाना चाहता है। कोई मौसी के परिचय के नाते बहनोईतिन के पति को असीस पहुंचाने की इच्छुक है। कोई भतीजे की सखी होने के कारण चाची के पितिया ससुर को पालागन भेजना आवश्यक समझती है। ऐसी दशा में संबंध असंबंध, परिचय अपरिचय का अंतर कोई महत्व नहीं रखता। मेरे जैसे व्यक्ति से कुछ न लिखवाना भी उन्हें अपमानजनक लगता है। साहू जी के आले में तेल में धब्बों से भरे लिफाफे के स्थान में मेरे बैग से बगले के पंख जैसा उजला लिफाफा निकल आता है। हल्दी की पुड़िया खोलकर निकाले हुए कागज की तुलना में मेरी कॉपी का कागज बड़ा और स्वच्छ जान पड़ता है। पटवारी की चौपाल के कोने में स्थापित बिना ढक्कन की दीवार और काले कलम में वह आकर्षण नहीं जो मेरे चमकीले फाउंटेन पेन में मिलना स्वाभाविक है। पिछोरी के कोने में बांधकर लाए हुए मैले से कुड़नदार टिकट के सामने मेरे टिकट ही अधिक विश्वसनीय जान पड़ते हैं। पत्र लेखन के ऐसे उत्कृष्ट साधन लेकर बैठे हुए लेखक से जो कुछ नहीं लिखवाता वह अपनी लोकाचार विषयक अनभिज्ञता प्रकट करता है। इसी कारण सभी दो आखर लिख देने के लिए अनुरोध करने लगते हैं। मुझे इस तरह जंगम पोस्ट ऑफिस बनने की कौन सी आवश्यकता है? मेरे लिखे पत्र कहीं पहुंच भी सकेंगे या नहीं? क्या मेरा टिकट लिफाफा सप्लाई डिपो संदिग्ध नहीं है? क्या मेरी ये अर्जी नवीसी निठल्लेपन का प्रमाण नहीं है? ये सब प्रश्न उनके हृदय में एक बार भी नहीं उठे। परमार्थ की उच्चतम भावना के साथ भी नागरिक जीवन में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अविश्वास और संदेह के अनेक पैनेतीरों का लक्ष्य बनना पड़ता है। नागरिक जीवन का अकारण संदेह कर्म निष्ठा को पंगु और उसका लक्ष्य हिंदुराव जीवन दर्शन को भ्रांत कर देता है। इसके विपरीत ग्रामीण जीवन की पुस्तक खुली ही मिलती है।
कुछ विषम परिस्थितियां अपवाद हो सकती हैं, पर जहां जीवन कुछ स्वस्थ है वहां एक ग्रामीण का सहयोग आदान दैन्य रहित होने के कारण सहज है, सहायता का दान गर्व शून्य होने के कारण स्वाभाविक और विचार विनिमय अकृत्रिम होने के कारण जीवन के अध्ययन का पूरक है। एक बार मुझे कुछ लिखते देखकर एक वृद्धा अपने दूरदेशी पुत्र को पत्र लिखाने आ बैठी। फिर दूसरे भी आने लगे और अंत में ये कार्य मेरे कर्तव्य की सीमा में आ गया। मैं स्वयं अकारण तो क्या सह कारण भी पत्र कम लिखती हूँ। इसी से टिकट, लिफाफे, कार्ड आदि का प्रबंध करने पर भी ये पत्र लेखन मुझे महंगा नहीं पड़ा। मेरे बैठने के स्थान अनेक हैं। कभी पीपल के तने का सहारा लेकर उसकी ऊंची जड़ों का सिंहासन बनाती हूँ, कभी आम के नीचे सूखी पत्तियों के बिछोने का, कभी किसी के ओसारे में पड़ी खटिया पर आसीन होती हूँ, कभी किसी के आंगन में तुलसी चौरा के सामने चटाई पर। पत्र लिखने का प्रस्ताव सबसे पहले जो करता है उसी की इच्छा अनुसार शेष को चलना पड़ता है। पत्र लिखवाने वाला निकट बैठता है और सब उससे कुछ हटकर। आसपास केवल अभिवादन भेजने वाले आते जाते रहते हैं। कोई पुर चलाने दूसरे को सौंपकर पाल आगर लिखाने दौड़ आया, कोई आशीष लिखा देने का स्मरण दिलाकर गाय चराने चला गया, कोई अपना संदेश लिखवाने के लिए भरा गड़ा सिर पर और रस्सी हाथ में थामे हुई रुकी रही। किसी को जयराम जी लिखवाते बेसन पीसने की याद आ गई और कोई रोते हुए लड़के को मोटी रोटी का टुकड़ा देकर पत्र का उपसहार सुनने लौट आई। कोई उपदेश वाक्य कहते कहते बुझी चिलम सुलगाने के लिए उठ गया। इस तरह सबका आवागमन होता रहता है। केवल इस समारोह का सूत्रधार आदि से अंत तक कभी हंसता, कभी रोता और कभी उदासीन बैठा रहकर कथा का अवरोह संभालता है। पत्र लिख जाने पर उसे पूरा सुनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी इच्छा अनुसार जहां तहां कुछ न कुछ जोड़ना भी आवश्यक हो जाता है। तब वह पत्र को सब प्रकार से अपना प्रमाणित करने के लिए अंगूठे की छाप लगाने को व्याकुल हो उठता है। ऐसे चिन्ह व्यवहार जगत में प्रचलित असत्य से आत्मरक्षार्थ कवच हो सकते हैं, पर पत्र के सबतः सिद्ध आत्म उद्धार में उनका विशेष महत्व नहीं। इसे सब मान नहीं सकते। इसी कारण कभी कभी नाम के नीचे अंगूठे के चित्र विचित्र और विविध आकृतियों वाले चिन्ह भी सुशोभित हो जाते हैं। पता लिखना इस पत्र लेखन का सबसे कठिन प्रसंग है। किसी के पुकारने का नाम नन्हकू और परिचय का महावीर है। किसी के घर की संज्ञा दुलरुआ और बाहर की भैरोदीन है। कोई अपने गांव में घसीटा और पर गांव में राजा राम कहलाता है। कोई नंसार की सिरतजिया और दत्सार की दुखिया है। किसी को परिवार वाले रूपमतिया और बाहर वाले कलोया कहते हैं। नाम उपनामों का ये विरोधाभास मूलक गठबंधन हमारे कवि समाज का स्मरण न दिलाए तो आश्चर्य की बात होगी। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति जीवन में अकिंचन, रूप में कोयला, नाम से हीरालाल और उपनाम से शरदेंदु होकर भी उपहासपद नहीं माना जाता। अकिंचनता सामाजिक व्यवस्था से संबंध रखती है। रूप प्रकृति का दान है और नाम माता पिता का उपहार कहा जाएगा। शेष एक उपनाम भी रह जाता है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं को संभालना होगा। संभवतः इसी कारण वे अपने में किसी विशेषता के अभाव या भाव की चिंता न करके संसार की सुंदरतम वस्तु को मिली हुई संज्ञा पर अधिकार जमाना चाहते हैं। कवि परंपरा ने जिन शब्दों के प्रति विशेष पक्षपात दिखाया है उनके प्रति उपनाम अन्वेषकों का आकर्षण स्वाभाविक ही कहा जाएगा, पर जब उन शब्दों के अर्थ और उनके द्वारा सांकेतिक व्यक्तियों में किसी प्रकार का भी सादृश्य नहीं मिलता तब उनकी स्थिति विचित्र हो जाती है। सुनने वाले नाम और उपनाम का अंतर न भूल सके, मानो इसीलिए वे दोनों एक अविच्छिन्न संबंध में बांधकर उपस्थित रहते हैं। पर ग्रामीण नाम और उपनामों की स्थिति इससे भिन्न है। नाम का संबंध तो पंडित जी के पोथी पत्री से है, किंतु उपनाम व्यक्ति के रूप, स्वभाव, गुण या दूसरों की उसके प्रति धारणा का यथार्थ चित्र देता है। जो लबार नाम से पुकारा जाता है वह इस नाम के उपयुक्त विशेषता से शून्य नहीं हो सकता। जो गुजरिया कही जाती है वह वेशभूषा की रंगीनी में गुड़िया से कम नहीं होती। जो कोयली की संज्ञा पाती है उसका श्यामंगनी होने के साथ साथ मधुर भाषिणी होना आवश्यक है। जो नत्थु कहकर संबोधित किया जाता है उसे जन्म लेते ही नाक में बाली पहनना पड़ा होगा। जो घूरे का उपनाम पा चुका है उसने बचपन में कठोर उपेक्षा का अनुभव किया होगा। इन उपनामों में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, पर साधारणतः वे व्यक्ति के साथ सामंजस्यपूर्ण स्थिति ही रखते हैं, विरोध मूलक नहीं।
पर पत्र लिखते समय ये जानना कठिन हो जाता है कि दूर देश में एक व्यक्ति ने नाम और उपनामों में से किसे विशेष महत्व दिया होगा। जब तक वह परिचित वातावरण में है तब तक उसकी विशेषताओं के निरीक्षक ही उसका नाम निश्चित कर देते हैं, पर जब केवल उसको अपना परिचय देना है तब वह इनसे मिले संबोधनों में से किसे स्वीकार करेगा। ये उसकी रुचि और दूसरों के प्रति उसके भाव पर निर्भर रहता है। इस संबंध में पत्र लिखने वाला और लिखवाने वाला दोनों ही अंधकार में रहते हैं। नाम की समस्या हल हो जाने पर स्थान की बाधा उपस्थित होती है। प्राय वे नगर के नाम से अधिक पता नहीं जानते, ये चाहे विस्मय की बात ना हो। पर पत्र पाने वाले की ख्याति के संबंध में उनका अडिग विश्वास आश्चर्य में डाले बिना नहीं रहता। किसी को विश्वास है कि उसके लाडले बेटे के रूप से सब परिचित होंगे। किसी की दृढ़ धारणा है कि उसके कुश्ती लड़ने वाले भतीजे का नाम नगर भर जानता होगा। कोई समझता है कि उसके भाई जैसे गवैये की ख्याति डाकघर तक पहुंच गई होगी। कोई मानता है कि उसके सांप बिच्छू का विष झाड़ने वाले चचा से डाकिया अनजान नहीं हो सकता। कोई समझती है कि उसके पति का पशु चिकित्सा विशारद होना ही उसका पर्याप्त पता है। कोई कहता है कि उसके हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लेने वाले मामा की विद्वता छिपी नहीं रह सकती। इनके प्रिय संबंधियों की दूर देश के जनसमूह में वही स्थिति है जो समुद्र में बूंद की होती है। इसे न वे जानते हैं और न मानना चाहते हैं। अनेक प्रयत्नों के उपरांत खोज निकाले हुए पते ठिकाने के अनुसार पत्र लिख जाने पर उसे शीघ्र से शीघ्र डाक खाने पहुंचाना आवश्यक हो उठता है। कोई तुरंत पत्र को मिर्जई या साफे में घुसकर हाथ में लोटा डोर थामकर 3 मील दूर पोस्ट ऑफिस की ओर चल देता है। कोई सवेरे जाने के लिए अभी से गठरी बांध लेता है। कोई पत्र को बकूचे में सुरक्षित रखकर अन्य आवश्यक कार्य निपटाने में लग जाता है और कोई स्नेह से उंगलियां फीर कर अक्षरों की स्याही फैलाने लगता है। अनेक बार तो पत्रों को डाकखाने तक पहुंचा देने का कर्तव्य भी मुझे संभालना पड़ जाता है, पर प्रेषक इस संबंध में जितना अपना विश्वास करते हैं उतना मेरा नहीं। चिट्ठी डालने के लाल बम्बे को पहचानने में उनसे भूल न होगी, इस संबंध में भी आश्वस्त हैं, पर मैं जिसे ये काम सौंपूंगी वह भूल से पत्र को किसी दूसरे बम्बे में नहीं डाल सकता। इस विषय में उनका संदेह बना ही रहता है। विशेषतः शहर में जहां तहां पत्र डालने के और पानी के बम्बों का बाहुल्य उन्हें निश्चिंत होने नहीं देता। उत्तर की प्रतीक्षा के दिन तो उन्हें और भी व्यस्त कर देते हैं। जहां सप्ताह में एक बार डाकिया आता है वहां के पत्र प्रेषक प्राय नित्य ही डाकखाने तक दौड़ लगाते हैं। उनके नाम कोई चिट्ठी नहीं आई, इतना सुनकर संतुष्ट हो जाना भी उनके लिए संभव नहीं। कोई अपना नाम उपनाम बताने और फिर से सब पते जांच लेने का हट करने के कारण डाक बाबू से झिड़की खाता है। कोई पत्र पाने की दुराशा में गोत्र से लेकर गांव तक के परिचय की अनेक आवृत्तियां करके डाकिये का कोप भाजन बनता है। जो पत्र मेरे पते से आते हैं उनके संबंध में उत्तर देते देते मेरा धैर्य भी सीमा तक पहुंचे बिना नहीं रहता। कोई पूछता है उत्तर आने में क्या दिन बाकी हैं। कोई जानना चाहता है कि पता लिखने में भूल तो नहीं हुई। किसी का अनुमान है कि पत्र पाने वाले के नाम के साथ उसकी सब विशेषताएं न जोड़ देने के कारण ही पत्र नहीं पहुंच पाया। किसी को संदेह है कि टिकट पुराना होने के कारण बाबू ने पत्र को रद्दी में न फेंक दिया हो। किसी को शंका है कि बरसात के कारण पते के अक्षर न धुल गए हों। किसी का विश्वास है कि चिट्ठी भारी होने के कारण बैरंग होकर निरुद्देश्य घूम रही होगी। उनकी नासमझी पर कभी हंसी आती है, कभी क्रोध। उनकी विवशता पर कभी झुंझलाहट होती है, कभी गलानी। अपने भावों और विचारों के विनिमय के लिए इतने आकुल व्यक्तियों को किसने इतना असमर्थ बना डाला? इतने विशाल जनसमूह को वाणीहीन बनाकर जिन्हें अपनी वाग वेगधकता का अभिमान है, वे कितने निर्लज हैं। इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक ही कहे जाएंगे। ये सब तो जैसे तैसे ही चल रहा था, पर एक दिन जब गुंगिया मेरे आंचल का छोर थामकर विविध हाव भाव द्वारा पत्र लिख देने का संकेत करने लगी, तब तो मैं स्वयं अवाक रह गई। क्या कहीं मेरी दुर्दशा की सीमा नहीं है? क्या अब गुंगों के लिए भी पत्र लिखना होगा? गुंगिया किसे क्या लिखवाना चाहती है ये मैं किस प्रकार समझ सकूंगी? पर जिसे लेकर ये समस्याएं उठ रही थी उसे इन सब के समाधान से कोई सरोकार नहीं था। मुझे इतने पत्र लिखते देखकर ही संभवतः उसका हृदय अपनी करुण विवशता भूल गया था। इतनी सुख दुख कथाएं लिख चुकने पर भी एक व्यक्ति उसके ऐसे प्रत्यक्ष सुख दुखों की भाषा नहीं जानता है, ऐसा विश्वास गुंगिया के लिए सहज नहीं था।
मैं उसे अनेक बार देखते देखते अब उसकी उपस्थिति की अभ्यस्त हो चुकी थी। आते समय वह मेरी प्रतीक्षा में बैठी हुई मिलती थी, जाते समय वह पीछे पीछे चलकर दूर तक पहुंचाने आती थी। कुछ लिखते समय वह कहीं आसपास में बैठकर बड़े कुतूहल के साथ मेरा क्रियाकलाप देखती थी, पर मैं अब उसे कौतुकी दर्शक मात्र समझ बैठी थी। इसी से जब उसने स्वयं पत्र प्रेषक की भूमिका ग्रहण कर ली, तब मैं बड़े असमंजस में पड़ गई। गूंगिया को ये उपनाम गूंगेपन के कारण मिला है। उसका नाम तो धनपतिया है। उसका पिता रघु तेली संपन्न भी था और ईमानदार भी। घर में पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। कोलू जलाता था और सरसों से लेकर अरंडी तक सब कुछ फेरा जाता था। रघु के तेल की शुद्धता और उसकी खली की उपयोगिता की ख्याति गांव की सीमा लांघ चुकी थी। पहलोटी संतान होने के कारण गुंगिया के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम रही। नगाड़े वाले लेने आए, डोमनी नाच कर चुंदरी ले गई और तेली पंचों की जोनार में कई पीपे घी खर्च हो गया। जच्चा को चिरौंजी डालकर हरीरा दिया गया। बबूल का गोंद पाक कर पंजीरी दी गई। जब 1.25 महीने में माँ बेटी को गोद में लेकर सोरी से निकली तो परिवार वालों ने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को नजर से बचाने के लिए न जाने कितने टोने टोटके किए। बालिका की इतनी लुई की गई कि उसकी रोमहीन देह मैदा की पिंडी जैसी दिखाई देने लगी। उसके इतना तेल मला गया कि उसके अंगों पर देखने वालों की दृष्टि फिसलने लगी। गदबदे शरीर वाली धनपतिया ने 10 महीने की अवस्था तक पहुंचते ना पहुंचते चलना भी आरंभ कर दिया, पर उसका कंठ 5 वर्ष की अवस्था पार करने पर भी नहीं फूटा। न वह माँ कह सकी, न दादा। न उसके मुख से दूध निकला, न हप्पा। केवल ऐ की विशेष ध्वनियों में उच्चारण करके ही वह मन के भाव व्यक्त करना जानती थी। बोलना आरंभ करने की अवस्था निकल जाने पर माँ बाप के मुख पर चिंता की छाया पड़ने लगी। घंटे व ताबीज बांधे गए, जंत्र मंत्र का सहारा लिया गया, झाड़ फूक का उपचार हुआ, मानता पूजा अनुष्ठान आदि की शक्ति परीक्षा हुई, पर धनपतिया पर वाणी कृपालु न हो सकी। अंत में रघु ने शहर ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया। गूंगिया के तालू और कव्वे की बनावट में जो त्रुटि रह गई थी, उसका सुधार विशेष प्रकार के ऑपरेशन द्वारा ही हो सकता था, जिसके लिए न रघु के पास धन था न साहस। परिणामतः धनपतिया गूंगिया बनकर ही बढ़ने लगी। प्राय गूंगेपन के साथ मिलने वाली बधिरता उसे न देकर विधाता ने उसके अभिशाप को दूना कर दिया, क्योंकि श्रवण शक्ति के अभाव में मूकता उतनी असह्य नहीं लगती जितनी उसके साथ। उसकी पीठ पर केवल एक बहन और हुई जो बोलने का वरदान लेकर आई थी। गूंगिया ने वाणी के अभाव को मानव समझदारी से भर लिया था। वह इतनी कुशार्क बुद्धि थी कि जो एक बार देखती उसे कभी न भूलती, जो एक बार सीखती उसमें कभी त्रुटि न होने देती। 8-9 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वह घर के कामों में माँ की सहकारी बन बैठी। अब विवाह की समस्या का समाधान आवश्यक हो गया। कन्या के जीवन से चिर कौमार्य का कलंक दूर करने के लिए रघु ने उसी धोखाधड़ी का आश्रय लिया जो विवाह की हाट के अनुपयुक्त कन्याओं के माता पिता का ब्रह्मास्त्र है। उसने किसी दूरस्थ गांव में छोटी कन्या की सगाई करने के उपरांत विवाह के अवसर पर मंडप तले गूंगिया को बिठाकर शेष विधि संपन्न करा दी। 3-4 वर्ष के बाद गोने में ससुराल पहुंचकर गूंगिया ने अपनी दयनीय स्थिति का नवीन परिचय पाया। वह जब कुछ न बोल सकी और विवश किए जाने पर ऐ करने लगी, तब ससुराल वाले धोखा खाने के शोभ में आप इसे बाहर हो गए। बहू गूंगी है, उसके बाप ने सबको ठग लिया, इसे गहने छीनकर निकाल दो आदि उद्गारों में गूंगिया ने अपने जीवन के निठुर अभिशाप की वह छाया देखी जो नेहर में माँ बाप की ममता से ढकी हुई थी। उसने बड़ी दीनता से सास के पैर पकड़ लिए और लात खाने पर भी उन्हीं में मुख छिपाए हुए रोती रही, पर किसी का हृदय ना पसीजा। धोखा तो धोखा ही है। जिसने उसके साथ छल कपट का व्यवहार किया, वह यदि स्वयं दंड न भोगे तो उनकी संतान को तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा न्याय की महिमा कहाँ रहेगी। अंत में सब गहने कपड़े रखकर ससुराल वालों ने गूंगिया को उसके पिता के घर भेजकर ही संतोष की सांस ली। रघु अपने कार्य से पहले ही अनुतप्त था। अन्याय प्रतिकार के रूप में उसने अपनी दूसरी लड़की का विवाह वहीं कर देने का प्रस्ताव भेजकर संधि कर ली। इस बार कन्या को भली भांति देख सुनकर शुभ मुहूर्त में ये विवाह भी हो गया। बुढ़िया कहती हैं कि जब गूंगिया ने अपने चढ़ावे में आए हुए गहने कपड़ों में सजी हुई बहन का
अपने पति से गठबंधन होते देखा, तब वह मुंह में आंचल ठूसकर ही रुलाई रोक सकी। बहन के चले जाने पर वह अपनी मूक सेवा से माता पिता का संताप दूर करने का प्रयत्न करने लगी। तब से बहुत समय बीत गया। गुंगिया के माँ बाप भी परलोक सिधार गए और उसके सास ससुर भी। उसकी बहन रुकिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया, पर उनमें एक भी 3 वर्ष से अधिक आयु लेकर नहीं आया। तीसरे का शोक न सहन के विचार से ही संभवतः वह उसे होते ही मातृहीन बना गई। घर में उसके पालने का कोई प्रबंध न कर सकने के कारण पिता नवजात शिशु को ससुराल ले गया और उसे गुंगिया की गोद में रखकर रोने लगा। अपने ही समान वाणीहीन शिशु की टिमटिमाती हुई आंखों में गुंगिया ने कौन सा संदेश पढ़ लिया कि तो वही जाने, पर वह उसे लौटा देने का साहस न कर सकी। बहनोई ने दबी जबान से उसे घर ले चलने का प्रस्ताव किया, पर उसके मुख पर अस्वीकृत की कठोर मुद्रा देखकर बीच ही में रुक गया। गांव वालों ने इस गूंगी मां का संतान पालन देखकर दांतों तले उंगली दबाई। उसने एक बैल बेचकर बच्चे के दूध के लिए 2 बकरियां खरीदी। अपने धराऊ कपड़े काटकर उसके लिए जुगला टोपी सिलवाए। अपनी हमेल पहुंची तुड़वाकर उसके लिए पैंजनी, करदनी, कटुला और कड़े गढ़वाए तथा नामकरण के दिन अपने जोड़े हुए रुपए खर्च करके सबकी दावत कर डाली। माँ बाप के न रहने से गुंगिया का कारोबार वैसे ही धीमा हो गया था। उस पर अब वह शिशु की देख रेख में व्यस्त हो गई। इस प्रकार संपत्ति घटने के साथ साथ हुलासी बढ़ने लगा। उसके बाप ने पहले कुछ दिनों तक खोज खबर ली, फिर वह नई पत्नी और नई संतान के स्नेह में उसे भूल ही गया। गुंगिया ने न उससे कभी कुछ मांगा और न हुलासी के राजसी खर्च में कमी की। एक अवस्था तक गुंगिया और उसका बेटा दोनों गूंगे थे, अतः एक दूसरे की बात संकेतों से ही समझते रहे। बोलना सीख जाने पर अबोध बालक माँ के मौन पर विस्मित हुआ। फिर कुछ समझदार होने पर वह लज्जा का अनुभव करने लगा। गांव के लड़के जब उसे गूंगी का बेटा गूंगा कहकर चिढ़ाते, तब वह मर्मा आहत हो जाता। कभी उन्हें मारने दौड़ता, कभी रोने लगता। जब गुंगिया शोरगुल सुनकर दौड़ आती और विविध चेष्टाओं के साथ ए कहकर उन्हें डांटना आरंभ करती, तब वे नटखट बालक गुंगा मौसी की रट लगाते हुए भाग खड़े होते। हुलासी को घर लाकर वह बेचारी गोद में बिठाती, मटकी से निकालकर बताशे देती, उंगलियों से बालों की धूल झाड़ती, आंचल से मुख पोंछती और अनेक प्रकार के संकेतों द्वारा उसे समझाने का प्रयत्न करती। पर इस उपचार से बालक का शोक और अधिक बढ़ जाता। कभी वह दोनों हाथों से उसे ढकेलने के उपरांत आंगन में औंधे मुंह पड़कर और अधिक रोने लगता, और कभी उसका आंचल खींचकर मचलता हुआ पूछता कि सबकी अम्मा तो बोलती हैं, वही अकेली क्यों गूंगी है। गूंगिया इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। गांव की किसी भी माँ से वह स्नेह में यत्न में कम नहीं, पर अपने गूंगेपन के लिए वह क्या सफाई दे। जो जो हुलासी बड़ा होता गया, त्यों त्यों दूसरों के द्वारा अपने जीवन व्रत के संबंध में कुछ झूठ कुछ सच जानता गया। गुंगिया तो कुछ कह नहीं सकती थी। इसी कारण अनेक निर्मूल दंत कथाएं भी प्रतिवादहीन रह गई। गुंगिया अपने पति और घर को छीन लेने वाली बहन से बहुत रुष्ट थी। प्रतिशोध लेने की इच्छा से ही वह उसके बेटे को बाप से छीन लाई है। हुलासी के प्रति वह जो प्रेम दिखाती है, उसके मूल में भी कुछ दुरभिसंधि अवश्य है। इस प्रकार के संकेतों को पूर्णतः न समझ सकने पर भी बालक का मन गुंगिया अम्मा से विरक्त होने लगा। परहित धृत जिनके मन माखी कहकर गोस्वामी जी ने जिनका परिचय दिया है, उन्हीं का बहुमत होने के कारण गुंगिया का ये थोड़ा सा सुख भी एक अव्यक्त व्यथा में परिवर्तित हो गया। हुलासी का पिता किस आरक्षित अवस्था में अपने पुत्र को छोड़ गया था, उसने उसके पालने के संबंध में कितनी उपेक्षा दिखाई थी, विमाता ने अपनी संतान का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उसे दूर रखने का कितना प्रयत्न किया था, ये सब उससे बताता ही कौन। गुंगिया के नीरव स्नेह की गहराई उसकी पहुंच से बाहर थी। इसके अतिरिक्त विशेष दुलार पाने के कारण वह उसके स्नेह को अपना प्राप्य समझने लगा था, उसका दान नहीं। एक दिन जब उसने गुंगिया से पूछ ही लिया कि वह उसे उसके बाप से क्यों छीन लाई है, तब गुंगिया के हृदय में विष बुझा बाण सा छिद गया। पर वह अपनी व्यथा भी कैसे प्रकट करती। बोलने के प्रयास में खुला मुंह, विस्मय से भरी आंखें, निराशा से विचलित भंगिमा आदि बालक के लिए अबुझ पहेली बनकर रह गए।
बालक के पिता की खोज करने पर पता चला कि वह किसी कारखाने में काम मिल जाने के कारण बाल बच्चों के साथ कानपुर चला गया है। इसके उपरांत गुंगिया ने अपने गहने गिरवी रखकर उसे पिता के पास भेजने का प्रबंध किया। हुलासी के लिए नए कपड़े बने, काठ और मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने एक पिटारे में यत्नपूर्वक सजाए गए। भुने महुए, गुड़धानी, लड्डू आदि मिष्टानों की गठड़ी बांधी गई। चिकनी काली दोहनी में घी भरा गया। 625 गांव के रिश्ते से काका लगने वाले एक विज्ञ को बड़ी मनोहार के उपरांत साथ जाने के लिए राजी किया गया। फिर एक दिन पंडित जी के बताए मुहूर्त में असुगुन के डर से आंसू रोकती हुई गुंगिया 3 मील चलकर हुलासी और काका को रेल में बैठा आई। उन्हें पहुंचाकर लौटते समय उसके लिए गांव तक पहुंचना भी कठिन हो गया। कभी खेत की मेड़ों पर खड़ी होती, कभी पेड़ों की छाया में बैठती, कभी रोती कभी हंसती गुंगिया घर पहुंची और आंगन में तुलसी चौरे पर ही सवेरे तक औंधे मुंह पड़ी रही। कई दिन उसका मन उदासा रहा। जिस दिन उसने काम करने का निश्चय करके द्वार खोला, उसी दिन धुल धुसरित काका के पीछे आते हुए हुलासी पर उसकी दृष्टि पड़ी। बालक के नए कपड़े मैले हो गए थे, मुख कुमला गया था। वह दौड़कर बेटी को कंठ से लगाकर शब्दहीन अस्फुट क्रंदन में अपनी अति व्यथा प्रकट करने लगी। अंत में यात्रा का परिणाम ज्ञात हुआ। 2 दिन इधर उधर भटकने के उपरांत हुलासी के पिता से भेंट हुई। वह एक मैली संकीर्ण गली में 2 अंधेरी कोठरियां लेकर अपने 4 बच्चों और घरवाली के साथ रहता है। इस भूले हुए पुत्र को देखकर उसकी आंखों में जो ममता चमक उठी थी, वह पत्नी की कठोर दृष्टि की छाया में खो गई। रात भर पति पत्नी में विवाद होता रहा। सवेरे विविध तर्कों के द्वारा उसने काका महोदय से पुत्र को लौटा ले जाने का अनुरोध किया। हुलासी की नंसार में जो कुछ है वह उसी को मिलेगा, पर उन बच्चों का तो वही एक आधार है। हुलासी पिता के घर में भी विमाता के साथ रहेगा और नंसार में भी। ऐसी दशा में उसे गुंगिया के साथ रहकर कारबार, घर, जमीन, रुपया, पैसा आदि संभालना चाहिए। उसका सौतेला भाई जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो वह भी हुलासी के पास भेज दिया जाएगा। हुलासी की विमाता स्वयं गांव जाकर रहने के पक्ष में है, पर गुंगिया को ये पसंद न होगा। पर वह अमर होकर तो आई नहीं है। उसके बाद वे सब एकत्र होकर उसका कारबार संभालेंगे। इस कठोर व्यवहारिकता के सामने न हुलासी के क्रंदन की चली, न काका के अनुनय की। निरुपाय वे दोनों पराजित सैनिकों के समान क्लांत भाव से लौट पड़े। हुलासी की विमाता ने घी, मिष्टान आदि को अपने लिए भेजा हुआ उपहार मानकर रख लिया और खिलौने, नए कपड़े आदि को अपने बच्चों को प्राप्य समझकर उन्हें भेंट दिया। इस प्रकार हुलासी अकिंचन बनकर ही गुंगिया के पास लौट सका था। उस बेचारी ने बालक के आहत हृदय को अपनी ममता के लेप से अच्छा करने में कुछ उठा नहीं रखा। इसके अतिरिक्त उसकी प्रिय वस्तुओं को एकत्र करने के लिए वह एड़ी चोटी का पसीना एक करने लगी। पर बालक के कोमल हृदय में विश्वास का जो तार टूट गया था, उसका जुड़ना सहज नहीं था। जो कुछ अप्राप्य है उसी को पाने के लिए मनुष्य विकल होता है। इसी नियम से हुलासी का हृदय भी पिता, भाई बहन के लिए रोता रहता था। गुंगिया के घर द्वार और धन के लिए ही पिता ने उसे नहीं रखा। उसके न रहने पर ही वे सब साथ रह सकेंगे आदि विचार भी उसके हृदय को विषाक्त करते रहते थे। इस तरह 2 वर्ष और बीत गए। जब हुलासी कुछ स्वस्थ होकर गुंगिया के काम में हाथ बटाने लगा था, तभी उसके परिहास प्रिय दुर्भाग्य से एक बाबा जी अपने 2-3 शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। वे पर्यटन क्रम में वहां आए थे, परंतु चतुर्मास बिताने के लिए ठाकुर की अमराई में डेरा डालकर वर्षा बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसा बाबा बैरागियों का आगमन गांव वालों के लिए महान घटना है। कोई दूध की दोहनी भेंट करता था, कोई घी की हंडिया, कोई पका काशी फल उपहार में दे जाता था, कोई गुड़ की भेली, कोई पुराना चावल रख जाता था, कोई चक्की का पिसा सफेद गेहूं का आटा, कोई मालपुओं का भंडारा करने की इच्छा प्रकट करता था, कोई खीर पूरी के भोज की। ये सब अभ्यर्थना निस्वार्थी नहीं होती थी। सेवा करने वाले भक्तों में से सभी एक न एक वरदान चाहते थे। किसी को बुढ़ोती में पुत्र चाहिए, किसी को और अधिक धन की आवश्यकता थी, कोई अपने पट्टीदार को हराना चाहता था, कोई अपने सगे भाई को विरक्त करने के लिए उच्चाटन मंत्र मांगता था, कोई किसी को वश में करने के साधन का जिज्ञासु था, कोई रहन रखे हुए खेत को बिना रुपया चुकाए लौटाने का उपाय पूछता था,
कोई गिरवी रखे गहने को हथियाने के लिए कर्जदार में चित्त भ्रम उत्पन्न करने का इच्छुक था। कोई बिना औषध के ही रोग मुक्त होने की याचना करता था। सारांश यह है कि भक्तों में प्राय सभी कोई उचित या अनुचित अभिलाषाएं छिपाए हुए बाबा जी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते थे। बाबा जी तो मानो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास को चरितार्थ करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। तंबाकू के पिंड जैसे काले शरीर में राख का अंगरांग लगाकर, नकली जटा, जूट का मुकुट धारण कर और चिमटे का राजदंड थामकर भी एक कुश आसन पर आसीन होकर इन याचकों के दरबार का संचालन करते। उनकी दान की प्रणाली भी कम रहस्यपूर्ण नहीं थी। किसी याचक की ओर प्रसन्न मुद्रा से देख भर लेते, किसी को हाथ के संकेत से आश्वासन देने का अनुग्रह करते, किसी के प्रति चिमटा खनकाकर असंतोष व्यक्त करते, किसी को धूनी में से चुटकी भर विभूति देकर संतुष्ट कर देते। इस प्रकार न उनके पास से कोई पूर्णतः निराश लौट सकता था, न कृतार्थ। जिसकी याचना की और उनके लेश मात्र भी उपेक्षा देखी जाती थी, वह दुगने उत्साह से उनकी सेवा में लग जाता, और जिस पर वे विशेष कृपालु रहते थे, वह उस कृपा को स्थायी बनाए रखने के लिए और अधिक उपहार लाता रहता। स्त्री याचकों के प्रति उनकी कृपा स्वाभाविक रहती थी। कोई ग्रामवधू जब अपने पति की अवज्ञा या अपनी संतानहीनता का दुख गाथा सुनाती, तब उनके गांजे के नशे से अरुण आंखें और अधिक अरुण हो जाती। 3-4 किशोर शिष्य उनकी सेवा में दिन रात एक किए रहते थे। उनमें कोई कोपनीधारी था, कोई अंगोछा लपेटे घूमता था, कोई मुंडित सिर था, किसी की नकली नई जटा सिर से खिसक खिसक जाती थी, कोई उनके लिए प्रसाद लाते लाते बीच में थोड़ा चख लेता था, और कोई चिलम भरते भरते एकदम लगाए बिना न रहता। गांव के कुतूहली लड़के बाबा जी को घेरे ही रहते थे। इन्हीं के साथ हुलासी भी वहां आने जाने लगा। बाबा जी मुख मुद्रा, व्यवहार, कथ उपकथन आदि से बहुत कुछ जान लेने की शक्ति रखते थे। हुलासी के संबंध में वे कितना जान चुके थे ये कहना तो कठिन है, पर एक दिन उसे प्रथम बार देखने का अभिनय करके वे बोल उठे, आह, तू तो बड़ा सिद्ध पुरुष होने वाला है बच्चा। तेरा ललाट तो दगदगाता है, पर तेरे मन में जरा पासा तेरी भाग्य रेखा तो देखो। अजगर की सांस जैसे उसका आहार बनने योग्य जीव जंतु को खींच लाती है, वैसे ही बाबा जी की दृष्टि हुलासी को निकट खींच लाई। फिर इस आकर्षण से वह कभी न मुक्त हो सका। गुंगिया ने भी बाबा जी के पास तिल, गुड़, तेल आदि की सौगात भेजी थी, परंतु उनसे कुछ पूछने के लिए न उसके पास वाणी थी न इच्छा। हुलासी जब वहां दिन रात पड़ा रहने लगा, तब उसे चिंता हुई। एक दिन वह बाबा जी के सामने ही उसे हाथ पकड़कर घसीट लाई, पर दूसरे दिन वह उसकी आज्ञा की उपेक्षा करके वहीं जा पहुंचा। कोई उपाय न रहने पर उसने बाबा जी के सामने फटा आंचल फैलाकर अपने एकमात्र बालक की भिक्षा मांगी। बाबा जी चाहे करुणार्द्र हो गए हों, चाहे उन्होंने परिहास किया हो, पर यह सत्य है कि उन्होंने हुलासी को घर जाने और वहां कभी न आने की आज्ञा देकर दीर्घ निश्वास लिया। हुलासी तब से वहां नहीं देखा गया। चतुर्मासा पूरा होने के कुछ दिन शेष रहते ही एक दिन सवेरे गांव वालों ने अमराई को सूना देखा। बाबा जी संभवतः रात ही में चले गए थे। उनके जाने का समाचार सुनकर और हुलासी के बिछोने को खाली देखकर गुंगिया ने अपना कपाट पीट लिया। गांव में कहीं उसे न पाकर वह कई मील तक रोती बिलखती दौड़ी चली गई, पर बाबा जी का कोई चिन्ह नहीं मिला। कुछ दिन बाद पता चला कि उसी रात को ऐसी एक साधु मंडली 4-5 मील दूरस्थ स्टेशन से रेल पर सवार होकर चली गई है, पर इससे अधिक समाचार पाना संभव न हो सका। गुंगिया का दुख भी गांव वालों के कौतुक का कारण बन गया था। कोई चिढ़ाता, बाबा जी आए गुंगिया। कोई परिहास में कहता, हुलासी का तार आया गुंगिया। कोई व्यंग्य करता, और दूसरे का बेटा लेकर लड़के वाली बन। पर गुंगिया हुलासी की प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कुछ न जानती थी न समझती थी। वे गांव के लड़कों में न जाने क्या खोजती रहती। नया खिलौना देखते ही खरीद लाती और लाल पिटारी में संभाल कर रख देती। नया कपड़ा देखते ही हुलासी के नाप का कुर्ता सिलवा लेती और तय करके अपने काट के संदूक में धर देती। हुलासी को अच्छी लगने वाली मिठाइयां देखते ही मोल ले लेती और सीके पर रख आती। कभी कभी रात के सन्नाटे में द्वार खोलकर किसी के आने की आहट सुनती। उसे पूर्ण विश्वास था कि हुलासी निश्चय ही एक दिन उसके पास लौट आवेगा, पर वह नहीं लौटा
तो नहीं लौटा। जब मैंने गुंगिया को देखा तब यह घटना 12-13 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। हुलासी को उसकी गूंगी मौसी के अतिरिक्त सारा गांव भूल चुका था। अचानक कई वर्षों के उपरांत गांव लौटे हुए एक व्यक्ति ने बताया कि हुलासी कलकत्ते में एक सेठ का दरबान हो गया है। उसने विवाह करके गृहस्थी बसा ली है और उसके कई बच्चे हैं। इस समाचार में सत्य का कितना अंश था ये तो कहने वाला ही जाने, पर गांव वालों ने तो इस दंत कथा में भी गुंगिया को चिढ़ाने का साधन पा लिया। अब हुलासी बड़ा आदमी हो गया है। अब वह गुंगिया को शहर दिखाएगा, मोटर में घुमाएगा आदि कहकर वे परिहास करने लगे। पर गुंगिया के लिए परिहास भी सत्य था। भाग कर कभी माँ की खोज खबर तक न लेने वाले बेटे पर क्रोधित होना तो दूर की बात है, वह उसके प्रति और भी अधिक ममतामयी हो उठी। उसका लड़का न जाने कितने कष्ट से दिन बिताता होगा। उस प्रदेश में किसने उसकी भूख प्यास की चिंता की होगी, किसने उसके कपड़े लत्ते का ध्यान रखा होगा। उन बैरागियों की टोली ने अवश्य ही उसे घुघू का मांस खिलाकर घुघू बना दिया। जब उसे घर की सुधी आई होगी तब लौटने के लिए रुपया पैसा ही ना रहा होगा। अब अवसर मिलते ही वह भला आदमी बन गया। गुंगिया अम्मा जीती है इसे वह कैसे जान सकता है। गांव में किसी को लिखते हुए उसे लाज लगती होगी, फिर इतने वर्षों बाद उसे कौन पहचानेगा। यही सोचकर उसने न लिखा होगा। पर उसकी गुंगिया अम्मा को तो इसे पत्र लिखना ही चाहिए। उसका समाचार पाते ही वह दौड़ा चला आवेगा। बहू भी आएगी ही। बच्चे क्या दादी को देखने के लिए हट ना करेंगे। इसी प्रकार के विचारों में डूबती उतरती गुंगिया एक दिन पत्र लिखने के लिए इच्छा कर बैठी। पर उसका पत्र लिखना सहज नहीं था। सिद्ध श्री सर उपमा योग्य श्री हुलासी तेली को उसकी गुंगिया अम्मा का आशीष पहुंचे। लिखने के बाद गाड़ी रुक गई। तुमने भागकर बहुत बुरा किया, क्या ये लिखूं? पूछने पर गुंगिया ने तर्जनी दिखाकर मना किया। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, क्या ये लिख दूं? पूछने पर गुंगिया ने सिर हिलाकर अस्वीकृति प्रकट की। तुम्हारी गुंगिया अम्मा 12 वर्ष से तुम्हारी राह देख रही है, क्या ये लिखना चाहिए? पूछने पर गुंगिया की अनुकूल सम्मति प्राप्त हुई। बस इसी प्रकार नौसिखे कवि के समान वाक्य जोड़ जोड़ कर तोड़ तोड़ कर मैंने पत्र समाप्त किया। पता किसी को ज्ञात नहीं था। इसी से श्री हुलासी दीन तेली कलकत्ता लिखकर गुंगिया से पिन छुड़ाया। चिट्ठी वे स्वयं डाल आई, पर इतने ही से मुझे छुट्टी न मिल सकी, क्योंकि गुंगिया जहां तहां मुझे घेर कर उस डेड लेटर ऑफिस में खोए हुए पत्र के उत्तर के संबंध में अनेक संकेतात्मक प्रश्न करने लगी। मेरी एक सहपाठी उन्हीं दिनों कलकत्ते में रहकर डॉक्टर यूनान से अपनी चिकित्सा करा रही थी। उन्हीं को मैंने गुंगिया की कथा लिखकर हुलासी को खोजने का काम सौंपा। 1 सप्ताह बाद उनका जो उत्तर मिला वह ब्यास निंदा से भरा हुआ था। बिना पता ठिकाने बताए हुए उस जल समुद्र में हुलासी जैसे अकिंचन व्यक्ति को खोज लेने की मैंने जो कल्पना की है वह मेरी अगाध नासमझी का परिचय देती है। ऐसा व्यवहार ज्ञान शून्य व्यक्ति लोक समस्या में अपने आप को न उलझाकर ही सुखी हो सकता है। हुलासी के पते के स्थान में ये सब उपदेश सुनकर मेरा मन खिज उठा तो आश्चर्य नहीं। कुछ दिन और बीत गए। इसी बीच गुंगिया बीमार पड़ गई। उसे कई महीनों से जीर्ण ज्वर आ रहा था, जिसकी परिणति क्षय में हुई। जब वह खटिया से लग गई तभी उसने काम करना बंद किया। ज्यों ज्यों खांसी और कफ का कष्ट बढ़ता गया त्यों तो आने जाने वालों की संख्या घटती गई। एक दूर का संबंधी गुंगिया के बैल कोलू आदि का प्रबंध करता था और उसकी कन्या रोगिणी की थोड़ी बहुत सेवा टहल कर जाती थी। जब कभी मैं गुंगिया को देखने जाती तब वह अपनी थकावट की चिंता न करके विविध संकेतों और चेष्टाओं द्वारा हुलासी के पत्र की बात पूछती। इन्हीं दिनों सहपाठिन का पत्र आया। उन्होंने लिखा कि हरभजन नामक एक नौकर को हुलासी को खोज निकालने का काम सौंपा गया था। हुलासी का तो अब तक पता न चल सका, पर गुंगिया के संबंध में सब जानकर हरभजन बहुत दुखी हुआ है। उसका घर भी उसी और किसी गांव में है और वह भी 10-12 वर्ष पहले अपनी माँ को बिना बताए भाग आया था। अब उसकी माँ मर चुकी है, पर गुंगिया को सुख पहुंचाकर वह अपनी माँ की आत्मा को संतोष दे सकेगा, ऐसा उसका विश्वास है। 3रा दर्जा पास होने के गर्व में वह स्वयं उल्टा सीधा पत्र लिख रहा है। गुंगिया को वह कुछ रुपया भी भेजना चाहता है। उसकी ओर से मालकिन ही भेज दे, ये प्रस्ताव उसे पसंद नहीं।
क्योंकि वह अपने पसीने की कमाई में से देना उचित समझता है। सत्यवादी बने रहने के प्रयास में उस मरणासन माँ का क्षणिक संतोष न नष्ट करूंगी, ऐसी उसे आशा है। 1 सप्ताह के उपरांत हरभजन का पत्र और उसके भेजे 10 रुपए भी मिल गए। कलकत्ते से समाचार आया है सुनकर ही कुंगिया ने भेजने वाले को हुलासी समझ लिया। इसी से उससे न सत्य कहने की आवश्यकता हुई न असत्य कहने की। हरभजन के पत्र से भी न भेजने वाले का पता चलता था न पाने वाले का। कोई भी ग्रामीण पुत्र अपनी माँ को जो कुछ लिख सकता है वही उसने लिखा। मैया, हम जन्म जन्म सेवा करके तुमसे उरिन ना ही सकित है। तुम तो हमार लेखे विधान हो। हमार मती बोराई गई, ना ही तो हम तुम्हार असमतहारी छोड़ के देश परदेश काहे भटक फिरत। अब हम तुम्हारे चरण माँ आऊब जरूर। छुट्टी मिले भर की देरी समझो। तुम कौन प्रकार की चिंता ना करो। तुम्हारा आशीर्वाद हमारे ऊपर छतर जस छावा रहता है। हम कबो विपदा में ना पड़ब। तुम्हारा बहुरिया और पोता पालागन भेजत हैं। गुंगिया ने उस मैले फटे कागज के टुकड़े को अस्थि शेष उंगलियों में दबाकर पंजर जैसे हृदय पर रखकर आंखें मूंद ली। पर झुर्रियों में सिमटी हुई पलकों के कोनों से बहने वाले आंसू की पतली धार उसके कोनों को छूकर मैल से चिकट तकिए को धोने लगी। इसके 1 मास बाद वह हुलासी के खिलौनों की खुली पिटारी और कपड़ों से भरे बक्स के बीच में मरी पाई गई। रुपए उसके तकिए के नीचे ज्यों के त्यों धरे मिले। हरभजन के संबंध में और अधिक जानने का मैंने प्रयत्न किया, पर वह मालकिन के साथ इस और लौटा ही नहीं, और वहां उसे खोजना हुलासी को खोजने के समान ही असंभव है। जीवन में मैंने जितने विचित्र व्यक्ति और जैसे रहस्य में इतिवृत्त देखे सुने हैं, उनके सामने कल्पना के सभी निर्माण फीके पड़ सकते हैं, पर गुंगिया मेरे हृदय में जो करुण विस्मय जगा सकती थी वह फिर नहीं जगा। मेरा पत्र लेखन क्रम टूटा नहीं। तब मैं अपने विनोद के लिए दूसरों की जीवन कथा लिखती थी, और अब दूसरों के दुख सुख पढ़ती हूँ गुंगिया जैसे व्यक्तित्व को खोजने के लिए। पर संसार में अज्ञान की जितनी आवृत्तियां होती हैं उतनी ज्ञान की नहीं। इसी से जीवन रहस्य की झलक देने वाले क्षणों का प्रत्यावर्तन भी सहज नहीं। कभी कभी सोचती हूँ वह वात्सल्य की अवाक पर चिर स्पंदनशील प्रतिमा क्या मेरी स्मृति में अकेली रहेगी।